वैदिक साहित्य से अब तक जितने भी क्वेश्चन आए यूपीपीसीएस में वो सारे ये क्वेश्चन हैं, ठीक है। उन्हीं के अकॉर्डिंग मैंने क्या करा है कि जो मेरे नोट्स हैं उन नोट्स में से जो भी मैटर था उसको मैंने एआई में डाल के, चैट जीपीटी में डाल के ये मैंने उसकी इमेज जनरेट करवा ली है, ठीक है, ताकि थोड़ा पढ़ने में अच्छा सा लगे। तो पहला है वैदिक साहित्य का परिचय। तो वैदिक साहित्य हम जानते हैं जैसे प्राचीन भारत की धार्मिक, सामाजिक, दार्शनिक, सांस्कृतिक धरोहर जो करीबन जो भारतीय आर्य सभ्यता है उस इसमें उनमें इसमें उनके विचारों, अनुष्ठानों, ज्ञान का ये प्रमुख स्रोत है। संस्कृत भाषा में ये लिखे गए हैं, ठीक। देख लेते हैं। तो वैदिक साहित्य को हम लोग दो पार्टों में डिवाइड करें, श्रुति साहित्य और ये स्मृति साहित्य, ठीक है। थोड़ा थोड़ा गलती कर देता है यार, अभी भी हिंदी को लेकर गलती करता है वो। तो श्रुति साहित्य में कौन कौन से संहिताएँ हैं हमारी? ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्यक है और उपनिषद है। संहिताओं में क्या है? ऋग्वेद है, 4 वेद हैं हमारे, जिसमें ऋग्वेद सबसे ज़्यादा पुराना ग्रंथ है ना, जो करीब बताया था 3500 वर्ष पुराना है, ठीक है। यूनेस्को ने इसके ऋग्वेद को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है, ठीक। बाकी जानते हैं इसमें क्या क्या है, यजुर्वेद में भी जानते हैं, ये सामवेद हो गया, अथर्ववेद हो गया, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ हो गया, ऐतरेय ब्राह्मण हो गए, सप्त ब्राह्मण हो गए, ठीक। यज्ञ आदि की व्याख्या इसमें लिखी हुई है। आरण्यक हो गए, वनवासी हुए थे, जो वन में जाके जिन साधु संतों ने लिखा था वो है ये। उपनिषद हो गए, दर्शन वर्ष फिलॉसफी की बात की, आत्मा है ना, ब्रह्म मोक्ष इनकी बात इसमें की गई है ना। फिर है ये स्मृति साहित्य। स्मृति साहित्य जैसे मनुस्मृति हो गई, महाभारत हो गई है ना, और रामायण हो गई, पुराण हो गई, ये बेसिकली हमारे समाज और नीति की व्याख्या करने वाले ग्रंथ हैं। मनुस्मृति एंशियंट लॉ की बात करी जाती है, महाभारत में धर्म, नीति, राजनीति इनकी बात करी, रामायण में श्री राम जी का आदर्श की बात की जाती है, ठीक है। पुराणों में जो विभिन्न जो वंश चले आ रहे हैं राजा महाराजाओं के, उनको इसमें बताया गया है, ठीक है। तो बेसिकली ये होगा वैदिक साहित्य। निष्कर्ष ये कि वैदिक साहित्य केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि भारत की ज्ञान परंपरा और सामाजिक व्यवस्था और दार्शनिक दृष्टिकोण का सशक्त आधार है, ठीक है। नेक्स्ट है वैदिक शिक्षा व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं और वर्तमान में उसकी सार्थकता, ये क्वेश्चन आया था। तो वैदिक शिक्षा हम जानते हैं हमारी सबसे प्राचीन शिक्षा प्रणाली है, वो है ना, जिसका उद्देश्य केवल ज्ञान अर्जन नहीं बल्कि चरित्र निर्माण जो है ना, कैरेक्टर बिल्डिंग, इस पर भी बात की गई, उसमें सिखाया जाता था, है ना। कैरेक्टर का निर्माण किया जाता था, ठीक है, व्यक्तित्व का विकास किया जाता था। मुख्यतः गुरुकुल प्रणाली मौखिक परंपरा, अनुशासन और आध्यात्मिक एवं व्यावहारिक शिक्षा पर आधारित थी, ठीक। तो ये तो इसकी एक परिचय होगी। अब इसकी विशेषताएं देखते हैं। तो विशेषताएं क्या थी? पहली बात तो ये थी गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित थी, ठीक है। स्टूडेंट क्या रहते थे? गुरुकुल में रहते थे, इंस्टीट्यूशन होते थे गुरुकुल, टीचर के साथ ही रहते थे, ठीक है। आवासीय विद्यालय होते थे, आज भी हम देख लो आवासीय विद्यालय हमारे बनाए जा रहे हैं, ठीक। शिक्षा और कौशल सीखता था, मौखिक ज्ञान होता था, लिखित में कम होता था, बल्कि श्रुति और स्मृति जैसे ना ट्रांसफ़र होता था, बोल बोल के, है ना, उसको याद करके पीढ़ी दर पीढ़ी उसको ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। समग्र पाठ्यक्रम होता है, सिर्फ वेदों का ज्ञान नहीं होता, वेद और उपनिषद का ज्ञान नहीं होता, ज्योतिष, मैथ्स, मेडिसिन, है ना, धनुर्विद्या, एग्रीकल्चर, है ना, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल होती थी। ज्ञान है वो नैतिकता का संबंध होता है, ज्ञान के साथ साथ उसमें जो नैतिक वैल्यू है ना, जो इथिकल वैल्यू है, उनको इनकलकेट करने पे भी ध्यान दिया जाता है, जैसे सत्य, संयम, करुणा जैसे मूल्यों को छात्रों में समाहित दिया जाता था। उदाहरण के लिए कठोपनिषद में नचिकेत का सत्य के प्रति आग्रह, ठीक है। व्यावहारिक एजुकेशन, अनुभव, ये भी दी जाती थी, जैसे कृषि, पशुपालन, कला, शिल्प इत्यादि का प्रशिक्षण दिया जाता था। उपनिषदों में जावाल सत्यकाम के अनुभव की उपनिषदों में जावाल सत्यकाम की अनुभव की आधारित शिक्षा जो दिया है ना, जावाल सत्यकाम की जो स्टोरी है वो अनुभव आधारित शिक्षा पर है, ठीक है। व्यक्तित्व विकास पर बल दिया जाता था, ठीक। गुरु का सम्मान एवं अनुशासन इसमें सिखाया जाता था, ठीक है।
वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता देखें तो नैतिक शिक्षा पर आज बहुत जोर देने की ज़रूरत है। भारत में जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई, इसमें नैतिक शिक्षा पर हम लोग विशेष बल दे रहे हैं, ठीक है। और समग्र विकास जो नई शिक्षा नीति है, इसमें होलिस्टिक एजुकेशन, होलिस्टिक डेवलपमेंट पर ध्यान दिया गया, जैसे मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, इस पर डेवलपमेंट पर काफ़ी फोकस किया गया है। कौशल विकास पर हमने काफ़ी फोकस कर रहे हैं, है ना। गुरु शिष्य संबंध देखा जाए तो इसमें माना गया था कि शिक्षक केवल अध्यापक नहीं बल्कि मेंटोर और मार्गदर्शन है। तो गुरु जो टीचर और स्टूडेंट रिलेशन है, उसमें हम लोग सीख सकते हैं जो एंशियंट टाइम में हमारे गुरुकुल टाइम का जो होता था संबंध, वो काफ़ी अच्छा होता था, ठीक है। मानसिक कल्याण की बात की गई इसमें, योग और ध्यान के माध्यम से तनाव प्रबंधन, मानसिक शांति, ये वहाँ से हम ले सकते हैं। इससे क्या होगा, स्वस्थ मन से ही हमारा क्या होता है, श्रेष्ठ ज्ञान का विकास होता है। स्वदेशी ज्ञान का संरक्षण, ठीक है। भारतीय ज्ञान परंपरा का आधुनिक विज्ञान और स्टेम शिक्षा से संतुलित किया जाना चाहिए। जो आजकल हमें साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग, मैथ, ये भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमारा जो स्वदेशी ज्ञान है, ठीक है, उसको भी इसके साथ समन्वय किया जाना चाहिए, जिससे हमारा स्वदेशी ज्ञान का भी संरक्षण होगा, ठीक। तो देखा जाए वैदिक शिक्षा के नैतिकता, अनुशासन, कौशल, अनुभवात्मक अभिगम एवं समग्र विकास जैसे तत्वों को आधुनिक वैज्ञानिक और तकनीक शिक्षा से जोड़कर शिक्षा को वास्तविक अर्थ में मानव निर्माण की प्रक्रिया बनाया जा सकता है। तो हम लोग एंशियंट हमारे जो एजुकेशन सिस्टम था, खासकर गुरुकुल, उसको हम अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ जोड़ें तो हम लोग एक अपने जो भारतीय नागरिक हैं उनको एक होलिस्टिक अप्रोच में एक अच्छा इंसान हम लोग उनको बना सकते हैं, एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स बना सकते हैं। अगला जो टॉपिक है, वैदिक साहित्य में वर्णित भारत की भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो वैदिक साहित्य में जो भी हमारा ऋग्वेद से लेकर उपनिषद तक, इसमें केवल आध्यात्मिक चेतना नहीं बल्कि भारत की प्राचीन सटीक भौगोलिक संरचना का प्रमाणिक विवरण प्रस्तुत किया गया है। क्या क्या दिया गया है, जैसे अब नदियों के उल्लेख की बात की तो ऋग्वेद में 10वें मंडल में नदी स्तुति सूक्त है। इसमें करीबन 25 नदियों का उल्लेख किया गया है। इनमें ये सारी नदियाँ, जैसे सरस्वती को नदीत्मा यानी सर्वश्रेष्ठ नदी कहा गया है, ठीक है। इसी प्रकार पर्वत श्रृंखलाओं का उल्लेख है ना। जैसे ऋग्वेद में हिमवंत, हिमालय को हिमवंत बोला गया, मंजूवान चोटी का विशेष उल्लेख किया गया, हिंदू कुश पर्वत का उल्लेख किया गया, ठीक है। ये सब किया गया है। इसी प्रकार समुद्र और जलाशय को प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में समुद्र का जो तुम्हारे अरब सागर वगैरह ना, इसका भी उल्लेख किया गया है, ठीक है। अथर्ववेद और शतपथ ब्राह्मण में पूर्वी समुद्र, बंगाल की खाड़ी, पश्चिम अरब सागर का इसमें उल्लेख किया गया है। यह प्रायद्वीपीय भारत की भौगोलिक समझ की पुष्टि करता है, ठीक है। ऐसे ही डेजर्ट की बात की गई और हमारे रीजनल डिफरेंशिएशन यानी क्षेत्रीय विभाजन, इसकी भी बात की, जैसे मरुस्थल के लिए धनु शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। ऐतरेय ब्राह्मण में भारत को 5 भौगोलिक क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है, ठीक। उदीच्य उत्तर, प्रतीच्य पश्चिम, दक्षिण, ये सब 5 भौगोलिक प्रदेशों में इसको भारत को डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो देखा जाए वैदिक भूगोल केवल प्राकृतिक चित्रण नहीं करता भारत का, है ना, बल्कि आर्यों के पशुपालक से कृषि आधारित समाज में परिवर्तन और आर्यव्रत के रूप में भारत की सांस्कृतिक और भू राजनीतिक एकता का क्रमिक विकास यात्रा को दर्शाता है। एआई ने खुद लिखा है निष्कर्ष, ये कितना अच्छा इसने निष्कर्ष लिखा है, ठीक है। तो एआई का हम लोग अपनी एजुकेशन में, अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक। ये मेरे नोट्स हैं, नोट्स को मैंने सिर्फ उनको फ़ोटो खींच के, कॉपी पेस्ट करके या कुछ फ़ोटो खींच के उसको डाला है एआई में, उसने उसकी इमेज बनाई है, लेकिन इसने निष्कर्ष नहीं था इसमें, तो निष्कर्ष इसने अपनी तरफ से ऐड किया है, ठीक है। तो आप लोग ऐसा कर सकते हो। एनीवे, ये वाला टॉपिक हो गया। अब आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन आता है, प्राचीन इतिहास के स्रोत। भारतीय प्राचीन इतिहास के अध्ययन के लिए साहित्यिक स्रोत क्या क्या हो सकते हैं उनको जानने के लिए, ठीक है। तो भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में साहित्य स्रोत क्या होते हैं, किसी भी इतिहास को जानने के लिए एक प्रमुख स्तंभ होते हैं। चूँकि भारत में आधुनिक अर्थों में ऐतिहासिक ग्रंथ लिखने की परंपरा बहुत सीमित थी। अब देखिए, इसने ऐतिहासिक अर्थों में थोड़ा यही क्या करता है, भाषा में अभी भी थोड़ा सा हिंदी को लेकर थोड़ा सा वो एरर दे देता है।
इसलिए धार्मिक, लौकिक और वैदिक विवरणों के समन्वय से ही कालखंड, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास को आकार दिया जा सकता है। तो जो भी साहित्यिक स्रोत हैं उनको 4 पार्टों में डिवाइड किया। एक तो धार्मिक साहित्य, एक लौकिक और धर्मनिरपेक्ष साहित्य, संगम साहित्य और विदेशी यात्रियों का विवरण। धार्मिक साहित्य जैसे वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य से हम लोग क्या करते हैं, आर्यों का समाज है उसके बारे में जानकारी हमको मिलती है, ठीक है। जैन तथा बौद्ध तथा जैन जो ग्रंथ हैं, जैसे त्रिपिटक हो गया, जातक कथाएँ हो गई है ना, जैन आगम हो गए, इनसे 16 महाजनपदों, नगरीकरणों, तत्कालीन व्यापारी मार्गों के बारे में जानकारी मिलती है। इसी प्रकार देखा जाए तो जो धर्म, लौकिक और धर्मनिरपेक्ष साहित्य, इसमें अर्थशास्त्र को देखो। अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन जो सेंट्रलाइज सिस्टम था उसकी बात की गई है, गुप्तचर व्यवस्था बहुत डिटेल में लिखा गया है, ठीक है। ऐसे ही हर्षचरित्र में है ना, जो सम्राट हर्षवर्धन है उसके सैन्य अभियान और दरबारी चरित्र का इसमें वर्णन किया गया है। राजतरंगड़ी देखो, राजतरंगड़ी पूरा कश्मीर का इतिहास इसमें दिखाया गया है, ठीक है। ऐसे संगम साहित्य में देखा शिल्पाधिकारम और मणिमेखले। शिल्पाधिकारम जैसे पोहार हो गया, मदुरई जैसे जो पोर्ट्स हैं उनके बारे में, जो सिटीज़ हैं उनके बारे में बहुत अच्छा लिखा गया है। मणिमेखले में विदेशों से होने वाले व्यापार, खासकर रोम से होने वाले व्यापार, इसके बारे में लिखा गया है ना, बताया गया है। इसी प्रकार देखा जाए तो विदेशी यात्रियों का विवरण देखा जाए, जैसे मेगास्थनी जाया था, उसने पाटलिपुत्र नगर के प्रशासन मौर्य साम्राज्य के को लेके गए। जैसे मौर्य साम्राज्य कितने वर्गों में विभाजित है ना, कितने उसने बताया था उसमें कि मैंने 7 प्रकार के वर्ग देखे थे मौर्य समाज में। जाति व्यवस्था इसने नहीं बताई थी, ठीक है, उससे जानकारी मिली। इसी प्रकार फायान आए, हिंसान आए है ना, हिंसान की सीयू की थी, ये अलग अलग टाइम में जो आए थे, उस टाइम जो भी चल रहा था है ना, उसके बारे में जानने को मिला। नालंदा, हमारे स्कूल में देश में जो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी थी नालंदा यूनिवर्सिटी, इसके बारे में जानने को मिला। तो इनके जो ये पूरा जो साहित्य है, इससे हमारे भारतीय इतिहास के बारे में जानने को मिला है, ठीक है। यद्यपि देखा जाए तो ये हमारे जो साहित्य है, जो भारत के इतिहास को जानने के लिए अतिशयोक्ति, धार्मिक पूर्वाग्रह और सटीक कालक्रम के अभाव जैसी सीमाएं इसमें मिलती हैं, थोड़ी बहुत सीमाएं होती हैं, लेकिन फिर भी भारत जो प्राचीन भारत के वैचारिक और सांस्कृतिक विकास को समझने के में इनका कोई विकल्प नहीं है। इसके अलावा कर भी कह सकते हो आप, ठीक है। जो उपलब्ध साहित्य है उसमें जो ये सारी चीज़ें हटा दो तो प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा कोई हमारे पास स्रोत है नहीं, ठीक। इतिहास की सटीकता के लिए इन स्रोतों का पुरातात्विक साक्ष्यों के साथ अंतर समीक्षा, क्रॉस वेरिफिकेशन करना बहुत अनिवार्य है, ठीक है। तो ये प्राचीन इतिहास के अध्ययन के लिए हमारे साहित्यिक स्रोत हो गए। अगला जो टॉपिक है इंडस सिविलाइजेशन से है, हड़प्पन सिविलाइजेशन से, हड़प्पा काल की शहरी और शहरी नगरीय जो सिटी प्लान है, टाउन प्लान है, उसके बारे में, ठीक है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन थी, आज से 2500-3000 साल पुरानी थी, विश्व की प्रथम शहरी सभ्यताओं में से एक थी। इसका नगर नियोजन, वैज्ञानिक समरूपता और उत्तम जल निकासी प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। और उस टाइम की जो हमारा जो हड़प्पा सिविलाइजेशन का जो नगर प्लानिंग थी और आज में क्या सिमिलैरिटी है वो देखते हैं। ग्रिड पैटर्न के आधार पर सड़कों को बनाया गया था, है ना। आज भी देखो जो हमारे मॉडर्न सिटीज़ हैं सब में ग्रिड पैटर्न को फॉलो किया है, चाहे वो नोएडा हो चाहे वो चंडीगढ़ हो, ठीक है। जल निकासी की बहुत अच्छी व्यवस्था थी। मोहनजोदड़ो जितने भी हड़प्पन सिटीज़ थे वहाँ पर देखो जल निकासी की नाली बहुत अच्छी व्यवस्था थी, बहुत अच्छी तरीके से नाली बनाई गई थी, वो भी ढकी हुई नालियाँ। आज भी हमारे सिटीज़ में देख लो जो भी नाले बनाए जा रहे हैं सबको उनको ढका जा रहा है, ठीक है। सार्वजनिक स्थल स्नानागार बनाए गए थे, है ना। जितने भी हड़प्पन स्थल हैं मोहनजोदड़ो वगैरह में, उसमें जो स्नानागार हैं बड़े बड़े हैं ना, वो मिले हैं। आज भी देख लो आधुनिक सामुदायिक केंद्र, खेल परिसर, इसमें स्नानागार बनाए जाते हैं, ठीक। मानवीकृत निर्माण सामग्री, मनुष्य जैसे ईंट हो गई, गारा हो गया, ये सब मनुष्यों के द्वारा बनाई थी और एक स्टैंडर्ड पे बनाई गई थी, हैं। ईंटें पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। आज भी देखो BSI हमारे स्टैंडर्ड तय करता है कि किस साइज़ की ईंट होनी चाहिए, कैसे उसमें हमको घर बनाने चाहिए, ठीक। जल संरक्षण प्रणाली, है ना, धौलावीरा वगैरह देख लो, मोहनजोदड़ो में देख लो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का बहुत अच्छा एग्जांपल मिलता है। आज भी हम लोग जोधपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में टैंक सिस्टम जो है रेन जो हार्वेस्टिंग है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वो हम करते हैं। अन्नागार, बड़े बड़े जो है ना ग्रेनरी मिले हैं वहाँ पे, हड़प्पा में मिले हैं हम लोगों को, जो भी हड़प्पन सिटीज़ है उसमें मिले। आज भी देख लो हम लोग FCI गोदाम जो बनाते हैं, ये क्या होते हैं, इसमें भी तो अन्न को स्टोर किया जाता है ना, ग्रेन को स्टोर किया जाता है, ये कहीं ना कहीं वहीं से इंस्पिरेशन है। नगर नियोजन,
नगर को दो पार्टों में डिवाइड किया गया था। एक तो ऊपरी नगर होता था, एक निचला नगर होता था, है ना। ऊपरी नगर में क्या होता था, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक होते थे, है ना, समृद्ध लोग रहते थे। और निचले हिस्से में क्या होते थे, आम लोग रहते थे। आज भी देख लो, दिल्ली को देख लो, दिल्ली में बहुत से एरिया जैसे चाणक्यपुरी हो गया डिप्लोमेट्स के लिए, ठीक है। साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक जिस क्षेत्र में है, वो सारा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है वो लोग, है ना। बाकी की सिटी जो है रेजिडेंशियल एरिया है। यानी सिटीज़ को कार्यात्मक जो उनकी फंक्शनल है उसके आधार पर उनको डिवाइड किया गया है। आप देखो व्यापारिक केंद्र, बंदरगाह देख लो, लोथल जैसे डॉकयार्ड था, आज मुंबई, कांडला, विशाखापट्टनम, ये पोर्ट भी है। साथ में जो जो ट्रेड सेंटर है वो भी है ये, ठीक है। सतत शहरी नियोजन, जो हड़प्पा की जो बस्तियाँ बनाई गई थी वो नियोजन प्लान थी, ठीक है। जो प्लान सिटी क्या होता है, एक प्रकार से सस्टेनेबल काफ़ी होते हैं। आज हमारा स्मार्ट सिटी का जो कॉन्सेप्ट है, कहीं ना कहीं प्लान सिटी साथ ही साथ जो सस्टेनेबल सिटी है उसकी अवधारणा पर आधारित है, जो कि हड़प्पा सिविलाइजेशन से प्रेरित है, ठीक। इसी प्रकार देखो, सार्वजनिक भागीदारी, जो हड़प्पन सिटीज़ बनाए गए थे सामूहिक श्रम पर आधारित पर बनाए गए थे। आज भी हमारा जो पीपीपी मॉडल है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, अब तो इसमें पंचायत भी जुड़ गया है, ठीक है। ये इसी तरह का मॉडल है, श्रम आधारित मॉडल, यानी सहयोग, समुदाय और शासन की भागीदारी होनी चाहिए, ठीक। तो बहुत सारी हमारी हड़प्पन सिटी की जो प्लानिंग है, आज की जो हमारी नगर सिटी प्लानिंग है उससे आज की हमारी जो भी सिटी प्लानिंग है, हड़प्पा सिटी की जो भी प्लानिंग थी उससे काफ़ी प्रेरित है, ठीक है। कुछ इस तरह से डिज़ाइन की गई थी। अन्नागार थे, है ना, महान स्नानागार थे, ठीक। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक थे, ये कुछ इस तरह की सड़कें थी। ये मेन सिटी हुआ था, है ना, जो ऊपरी नगर था ये, ठीक। निचले नगर में ये होती थी, घर होते थे, है ना, सड़कें होती थी इस टाइप से, क्रॉस रोड पे काटती थी, ठीक, नालियाँ होती थी, ठीक है। तो निष्कर्ष के हड़प्पा नगर नियोजन आधुनिक भारत में स्वच्छता, जल प्रबंधन, ग्रिड पैटर्न, सतत विकास जैसी अवधारणाओं के रूप में जीवित है आज भी। यह भारत की स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत और जैसी जैसी योजनाएं हैं, इसकी ऐतिहासिक जड़ को दिखाता है। यानी आज भी हमने जितनी भी हमारी जो प्लानिंग चल रही, सिटी प्लानिंग चली, कहीं ना कहीं उस पर हड़प्पा सिविलाइजेशन की जो प्लानिंग थी उसका असर साफ देखा जा सकता है। अगला जो टॉपिक है, मौर्य काल से, मौर्यन पीरियड से है। तो मौर्यकालीन कला और स्थापत्य कला, इसमें पढ़ेंगे हम लोग। तो मौर्यकालीन हम लोग टाइम पीरियड जानते ही हैं, ठीक है। भारत का एकमात्र जो विशाल एकीकृत इन जो तुम्हारे ना सेंट्रलाइज एम्पायर था ये, ठीक। कला और वास्तुकला में अभूतपूर्व विकास हुआ, खास करके अशोक के समय में काफ़ी इसमें विकास हुआ। राजकीय संरक्षण इसको प्राप्त था, ठीक। मुख्य विशेषताएं क्या थी, राजकीय संरक्षण में इसको प्राप्त ये निर्माण हुआ था। इसमें मुख्यतः स्तंभ, स्तूप, गुफाएं, महल इत्यादि बनाए गए। पत्थरों का बहुत अच्छा प्रयोग किया, पत्थर पूरे पूरे पहाड़ों को काट कर इसमें बनाया गया है, ठीक है। पॉलिश का प्रयोग किया, जो मॉडर्न पॉलिश है आज भी देखा जाए तो बहुत अच्छी, एक हाई क्वालिटी की पॉलिश में पत्थरों को पॉलिश किया गया था इसमें, ठीक। कौन से धर्म से प्रेरित थे, तीनों धर्म का इसमें प्रभाव देखने को मिलता है, बौद्ध, जैन और ब्राह्मण धर्म का, ठीक है। सरलता और भव्यता के लिए ये जो इनकी जो आर्ट है, जो स्ट्रक्चर है, वो सरलता के साथ साथ जो भव्यता के लिए प्रसिद्ध थे, ठीक। मौर्यकालीन आर्किटेक्चर हम लोग देखते हैं तो पहले देखते हैं महल। महल को ये राजप्रसाद बोलते थे, ठीक है। लकड़ियों का महल देखने, जैसे पाटलिपुत्र है, लकड़ी का महल था, लकड़ी और पत्थरों से निर्माण किया था, बहुत बड़े एरिया में किया गया था, ठीक है। मेगास्थनी ने इसको क्या, सड़क के समान सुंदर इसको बोला। ऐसे ही स्तंभ जो है ना, पिलर होते थे। पिलर वास्तुकला क्या थी, ये पूरे पूरे एक पत्थर पे ही काट कर उसको बनाते थे, ठीक। कुछ इस टाइप से होते थे, है ना। ये पूरी शाफ्ट होती थी, एकाश पत्थर पर पूरा बनाया हुआ होता था, ठीक है। फिर इसमें एक उल्टा जो कमल होता था वो बनाया जाता, फिर और जो शीर्ष भागों में ये इस टाइप से जानवर इसमें बनाए जाते थे, ठीक है। सारनाथ का स्तंभ है ये, ठीक। इसी प्रकार देखो, शीर्ष भाग में पशु की आकृति जैसे सिंह, हाथी, घोड़ा इत्यादि बनाए जाते थे, ठीक। इसी प्रकार गुफा, कहाँ गया, सॉरी, स्तूपा, बौद्ध धर्म से प्रेरित थे। जो बताए जाते हैं स्तूपा में जो बुद्ध से जुड़ी जो भी सामग्रियाँ हैं, है ना, उनको यहाँ पर संरक्षित किया गया था, उसके ऊपर ये बनाए गए थे स्तूप। अशोक ने करीब 80,000 से अधिक स्तूप बनाए थे। स्तूप में अगर हम देखें तो ये ऊपर छत्रावली होती है ना, ये हर्मिका होती है,
ये इसका मेन गुंबद होता है, ठीक है। ये वेदिका होती है और बाहर जो गेट पर होता है ये तोरण होता है, ठीक। इस टाइप के स्तूपा होते थे। फिर गुफा वास्तुकला, बरावरी नागार्जुनी, पूरे पूरे पहाड़ काट के नागार्जुनी और बराबर की गुफाएं बनाई गई थी, ठीक है। इसमें क्या करते, तपस्वी जो निवास करते थे, धार्मिक स्थान, धार्मिक आश्रय एक प्रकार से ये होते थे। फिर ये पत्थर के ये शिलालेख बनाए गए, इंस्क्रिप्शन बनाए गए। इसमें क्या होता था कि जो जो अशोका के जो आदेश होते थे, उन आदेशों को इस पर लिखा जाता था। ब्राह्मी लिपि में, खरोष्ठी लिपि में इस टाइप से ये बनाए गए, ठीक है। तो मौर्यकालीन कला और वास्तुकला, मौर्यकालीन भारतीय कला के शिल्प, सौंदर्य और आध्यात्मिकता का स्वर्ण युग थी, ठीक है। इसमें राज्य की भव्यता, धार्मिक नैतिकता और तकनीकी परिपक्वता का उत्कृष्ट संगम देखा जाता है। यह परंपराएं सांची, भरूच, अमरावती और गांधार कला की नींव बनाती हैं, ठीक है। तो ये इतने टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिए, बाकी के अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।